हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया मैगज़ीन पर स्वागत है। दोस्तों, आप हमेशा इजरायली सेना की बहादुरी भरे सैन्य कार्रवाई के बारे में सुना है, पर दोस्तों आज मैं इंडियन आर्मी के एक ऐसा स्पेशल ऑपरेशन के बारे में बात करूंगा जिसे जानकर आप प्राउड फील करोगे। वो स्पेशल ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कैक्टस। दोस्तों, ऑपरेशन कैक्टस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट ने भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। दरअसल 24 अगस्त को सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा था, अगर मालदीव में चुनाव के दौरान गड़बड़ी होती है तो भारत को उस पर हमला बोल देना चाहिए। स्वामी के ट्वीट के बाद मालदीव ने नाराजगी जाहिर की है। हालांकि स्वामी के बयान से केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि ये उनकी निजी विचार है और वह किसी को कुछ कहने से नहीं रोक सकते हैं। गौरतलब है कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने 23 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की ओर से बाधा पहुंचाए जाने की आशंका जताई है। नशीद के इस बयान के बाद ही स्वामी ने मालदीव में हमले की बात कही थी। दोस्तों, ये बात तो सबको पता है, अब भारत का पुराना साथी मालदीव भारत से ज़्यादा चीन के करीब है। पाकिस्तान की तरह मालदीव भी अब पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में जाने लगा है, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मालदीव में होने वाला इलेक्शन सही तरह से नहीं होता है तो क्या भारत को 1988 में ऑपरेशन कैक्टस की तरह मालदीव पर अटैक कर देना चाहिए? क्या 2018 में भारत ऐसा कर सकता है? दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन कैक्टस इंडियन आर्मी का विदेश धरती पर पहला कमांडो ऑपरेशन था। इसके साथ भारत का दोस्त मालदीव क्यों आज भारत का दुश्मन बना और मालदीव क्यों चीन और भारत दोनों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगा, तो आप आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन कैक्टस क्या है, उसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। 3 नवंबर 1988 को मालदीव के राष्ट्रपति ममनून अब्दुल गयूम भारत यात्रा पर आने वाले थे। उनको लाने के लिए एक भारतीय विमान दिल्ली से मालदीव की राजधानी माले के लिए उड़ान भर चुका था। अभी वो विमान आधे रास्ते में ही था कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अचानक एक चुनाव के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना पड़ गया। राजीव गांधी ने गयूम से बात करके ये तय किया वो फिर कभी भारत आएंगे, लेकिन गयूम के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने वाले मालदीव के व्यापारी अब्दुल्ला लुथुफी और उनके साथ सिक्का अहमद इस्माइल मानिक ने तय किया कि बगावत को स्थगित नहीं किया जाएगा। पहले उनकी योजना थी कि बगावत की शुरुआत तब हो जब राष्ट्रपति गयूम माले में ना हो। उन्होंने श्रीलंका के चरमपंथी संगठन पीपुल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलिलम यानी कि प्लोट के भाड़े के लड़ाकुओं को पर्यटक के भेष में स्पीड बोट के जरिए पहले ही माले पहुंचा दिया था। श्रीलंका में हुई प्लानिंग को अब मालदीव में अंजाम देना था। 3 नवंबर को मालदीव में पहुंचे हथियारबंद उग्रवादियों ने जल्द ही राजधानी माले की सरकारी इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया। प्रमुख सरकारी भवन, एयरपोर्ट, बंदरगाह और टेलीविजन स्टेशन उग्रवादियों के नियंत्रण में चला गया। उग्रवादी तत्कालीन राष्ट्रपति ममनून अब्दुल गयूम तक पहुंचना चाहते थे। इसी बीच गयूम ने कई देशों समेत नई दिल्ली को इमरजेंसी संदेश भेजा। भारत भेजा गया संदेश सीधा तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंचा और सबसे पहले वही हरकत में आए। दोस्तों, इसके बाद राजीव गांधी ने इमरजेंसी बैठक बुलाया। बैठक में पहले तय हुआ कि आगरा की 50 पारा ब्रिगेड के सैनिकों को माले में पैराशूट के जरिए उतारा जाएगा, लेकिन इस योजना में एक समस्या थी। उनको एक ऐसी ड्रॉपिंग जोन की जरूरत थी जहां अगर उनकी पैराशूट बिखर भी जाए तो वह जमीन पर उतरे, न कि समुद्र के पानी पर। उनको सुरक्षित उतरने के लिए 12 फुटबॉल के मैदान जितने क्षेत्र की जरूरत थी, जो माले में संभव नहीं था। इस बात की बहुत संभावना थी कि सैनिकों के पैराशूट समुद्र में गिरे। अगर ऐसा होता तो सैनिक तेज बहाव वाले पानी में अपने पैराशूट नहीं खोल पाते और एक भारी पत्थर की तरह समुद्र की सतह पर जा पहुंचते। इसलिए इस योजना पर अमल न करने का फैसला लिया गया। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि भारतीय सैनिक माले के करीब हुलहुले हवाई अड्डे में उतरेंगे। बैठक में मौजूद लोगों को यह भी पता नहीं था कि हुलहुले हवाई अड्डे की लंबाई कितनी थी। जब बैठक के बाद उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रोड्रिक्स ने ब्रिगेडियर फारूक बुलसरा को फोन मिलाकर पैराट्रूप्स को तैयार रहने के लिए कहा, ब्रिगेडियर बुलसरा ने इससे पहले मालदीव का नाम भी नहीं सुना था। उनका इंटेलिजेंस ऑफिसर लाइब्रेरी से एक एटलस उठा लाया, जिससे उन्हें पता चला कि मालदीव 1200 द्वीपों का एक समूह है जो भारत के सुदूर दक्षिण किनारे से 700 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। ब्रिगेडियर बुलसरा की योजना थी कि अगर हुलहुले हवाई अड्डे पर तब तक विद्रोहियों का कब्जा नहीं हुआ है तो वो विमान को वहां उतार देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने सैनिकों को हवाई अड्डे पर कब्जा करने के लिए नीचे उतारेंगे। बुलसरा ने तय किया कि अगर ऐसा होता है तो वो अपने सैनिकों के साथ सबसे पहले नीचे उतरेंगे। 3 नवंबर की रात को ही आगरा छावनी से भारतीय सेना के पैराशूट ब्रिगेड के करीब 300 जवान माले के लिए रवाना हुए। दोस्तों, जैसा ही सेना का विमान भारतीय सीमा से बाहर निकला, ब्रिटिश एयरवेज के एक जहाज ने सेना के विमान को देख लिया और पायलट को बताना पड़ा सेना के विमान कहाँ जा रहा है। इसके बाद बीबीसी ने अपने 7 बजे के बुलेटिन में बता दिया कि
मालदीव के राष्ट्रपति को बचाने के लिए भारत ने सैनिक अभियान शुरू कर दिया है। जब भारतीय विमान ने लैंड किया तो हवाई अड्डे पर घुप अंधेरा था। जैसा ही IL-76 विमान रुका, मिनटों में 150 भारतीय सैनिक और कई जीपें बाहर आ गई। थोड़ी देर में दूसरा विमान उतरा और उसने आनन फानन में ATC, जेटी और हवाई पट्टी की उत्तरी और दक्षिण किनारे पर नियंत्रण कर लिया। ATC से ही ब्रिगेडियर बुल्सारा ने राष्ट्रपति गयुम से उनके गुप्त ठिकाने पर रेडियो से संपर्क स्थापित किया। राष्ट्रपति गयुम ने बुल्सारा से कहा कि जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचे, क्योंकि विद्रोहियों ने उनके सेफ हाउस को घेर रखा है और वो नज़दीक में फायरिंग की आवाज़ सुन सकते हैं। ब्रिगेडियर बुल्सारा ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, हम पहुंच चुके हैं और आपको सुरक्षित निकालने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। जब भारतीय सैनिक सेफ हाउस के नज़दीक पहुंचे तो वहां जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी। बुल्सारा ने राष्ट्रपति गयुम से कहा था कि वो अपने सेफ हाउस के बाहर गार्ड्स तैनात कर दे, ताकि जब वो वहां पहुंचे तो सीधे उनके पास ले जाया जाए। लेकिन मालदीव के नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के लेफ्टिनेंट तक गयुम का संदेश नहीं पहुंच पाया। गयुम के सुरक्षा बलों ने भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। बुल्सारा गोली चलाने का आदेश देने ही जा रहे थे कि उनके गार्डों ने भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने से जगह दे दी। जब भारतीय सैनिक राष्ट्रपति गयुम के पास पहुंचे तो रात के 2:10 हो चुके थे। उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वो उनके साथ हुलहुले हवाई अड्डे चले, लेकिन उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने जोर दिया कि उन्हें नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के मुख्यालय ले जाया जाए और इसके बाद भारतीय जवानों ने विद्रोहियों के साथ वीरता से लड़कर राष्ट्रपति गयुम को नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के मुख्यालय में पहुंचाया। इसी बीच कोची से भारत ने और सेना भेजी। माले के ऊपर भारतीय वायुसेना के मिराज विमान उड़ान भरने लगे। भारतीय सेना की इस मौजूदगी ने उग्रवादियों को मनोबल पर चोट की। इसी दौरान भारतीय सेना ने सबसे पहले माले के एयरपोर्ट को अपने नियंत्रण में लिया। इसी बीच भारतीय नौसेना के युद्धपोत गोदावरी और बेतवा भी हरकत में आ चुके थे। उन्होंने माले और श्रीलंका के बीच उग्रवादियों की सप्लाई लाइन काट दी। कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय सेना माले से उग्रवादियों को खदेड़ने लगी। वापस श्रीलंका की ओर से भागते उग्रवादियों ने एक जहाज को अगवा कर लिया। अगवा जहाज को अमेरिकी नौसेना ने इंटरसेप्ट किया। इसकी जानकारी भारतीय नौसेना को दी गई और फिर INS गोदावरी हरकत में आया। गोदावरी से एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और उसने अगवा जहाज पर भारत के मरीन कमांडो उतार दिए। कमांडो कार्रवाई में 19 लोग मारे गए। उनमें ज्यादातर उग्रवादी ही थे। आज़ादी के बाद विदेश धरती पर भारत का यह पहला सैन्य अभियान था। इस अभियान को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया। इसके अनुगामी पैराशूट ब्रिगेड के ब्रिगेडियर फारूक बुल्सारा कर रहे थे। 2 दिन के भीतर पूरा अभियान खत्म हो गया। गयुम के तख्तापलट की कोशिश को नाकाम कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारतीय कार्रवाई की तारीफ की, लेकिन श्रीलंका ने इसका कड़ा विरोध किया। माले में ऑपरेशन कैक्टस आज भी दुनिया के सबसे सफल कमांडो ऑपरेशन में गिना जाता है। विदेश धरती पर सिर्फ एक टूरिज्म मैप के जरिए भारतीय सेना ने यह ऑपरेशन किया था। इस अभियान के बाद ज्यादातर भारतीय जवान वापस लौट आए। किसी आशंका या संभावित हमले को टालने के लिए करीब 150 भारतीय सैनिक साल भर तक मालदीव में तैनात रहे। दोस्तों, अब जानते हैं अब भारत और मालदीव के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों से क्यों खराब हुई है। पिछले कुछ सालों में भारत और मालदीव के रिश्ते बहुत खराब हुई है। जो मालदीव कभी भारत के करीब हुआ करता था, अब चीन के पाले में है। भारत और मालदीव के रिश्तों में इसी साल सबसे ज्यादा कड़वाहट आई है। इसकी शुरुआत मालदीव के सुप्रीम कोर्ट के 1 फरवरी के फैसले से हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने विपक्ष नेताओं को कैद करवाकर संविधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि सरकार पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद समेत सभी विपक्षी नेताओं को रिहा करे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने मानने से इनकार कर दिया। उसके साथ ही यामीन ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह आपातकाल 45 दिनों तक चला। भारत ने इस आपातकाल का विरोध किया था। भारत ने कहा था कि मालदीव में सभी संवैधानिक संस्थाओं का बहाल करना चाहिए और आपातकाल को तत्काल खत्म करना चाहिए। मालदीव में नाटकीय राजनीतिक संकट भारत को परेशान करने वाला था। इसी संकट के बीच यामीन ने चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब में अपने दूत भेजे। इसके बाद चीन ने चेतावनी दी कि मालदीव के आंतरिक मामलों में किसी भी देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चीन ने कहा था कि किसी भी सूरत में मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ मालदीव के विपक्षी नेता नशीद चाहते थे कि वो भारत से 1988 की तरह सैन्य हस्तक्षेप का भी उम्मीद कर रहे थे, ताकि जजों को हिरासत से मुक्त कराया जा सके। दोस्तों, अब जानते हैं मालदीव में कौन किसके साथ है। मालदीव में मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन चीन के सपोर्टर है, जबकि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद भारत के सपोर्टर है। अगर सितंबर 23 को होने वाले इलेक्शन में मालदीव सरकार द्वारा कोई धांधली नहीं होता है तो भारत को सपोर्ट करने वाला मोहम्मद नशीद की जीतने की चांस है। नहीं तो इलेक्शन में धांधली कर अगर अब मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन सरकार बनाते हैं तो मालदीव चीन के और करीब और भारत से बहुत दूर चला जाएगा। दोस्तों, अब आपको बताता हूँ मालदीव क्यों भारत और चीन के लिए इम्पोर्टेंट है। चीन के लिए मालदीव सामरिक रूप से काफ़ी अहम ठिकाना है।
मालदीव रणनीतिक रूप से जिस समुद्री ऊंचाई पर है वो काफ़ी अहम है। चीन की मालदीव में मौजूदगी हिंद महासागर में उसकी रणनीति का हिस्सा है। 2016 में मालदीव ने चीनी कंपनी को एक द्वीप 50 सालों की लीज महज $40 लाख में दे दिया था। दूसरी तरफ भारत के लिए भी मालदीव कम महत्वपूर्ण नहीं है। मालदीव भारत के बिल्कुल पास में है और वहाँ चीन पैर जमाता है तो भारत के लिए चिंतित होना लाजमी है। भारत के लाक्षाद्वीप से मालदीव करीब 700 किलोमीटर दूर और भारत के मुख्य भूभाग से 1200 किलोमीटर दूर है। मालदीव ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है। ये भी भारत के लिए हैरान करने वाला कदम था। इससे साफ होता है कि मालदीव भारत से कितना दूर हुआ है और चीन से कितना करीब। मालदीव चीन और पाकिस्तान की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड का भी खुलकर समर्थन कर रहा है। अगर भारत मालदीव में अपने खोई साख वापस करने में नाकाम रहता है तो दक्षिण एशिया के बाकी छोटे देशों में भी चीन का प्रभाव बढ़ेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कभी भारत के इतना करीब माने जाने वाला मालदीव चीन के इतना करीब क्यों दिखने लगा है? दोस्तों, भारत बीते 10-12 सालों से मालदीव के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने से बच रहा था। इसका सीधा फायदा चीन ने उठाया और अब मालदीव पूरी तरह से चीन की कंट्रोल में जाती दिख रही है, क्योंकि मालदीव का जितना टोटल कर्ज है उसमें से 70% कर्ज चीन का है। दोस्तों, खासकर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, UPA 2 के दौरान भारत की फॉरेन पॉलिसी साउथ एशिया में काफ़ी कमजोर रहा, जिसका नतीजा आज ये है कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और पाकिस्तान पर चीन का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया है, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं अगर मालदीव में होने वाले इलेक्शन में धांधली होती है तो क्या भारत को 1988 की तरह सेना भेजना चाहिए और नहीं? दोस्तों, साल 1988 और 2018 के बीच बहुत कुछ बदल चुका है। 1988 में इस इलाके में चीन का कोई दबदबा नहीं था, लेकिन आज की तारीख में चीन बड़ा फैक्टर है। चीन ने मालदीव को लेकर बयान भी दिया है कि ना UN ना किसी और को वहां दखल देना चाहिए, और चीन की वजह से भारत वो कोशिश नहीं कर सकता है जो उसने साल 1988 में की थी। इसके अलावा मालदीव के जो लोग भारत से मदद मांग रहे हैं उनकी भूमिका भी जुदा है। साल 1988 में वहाँ के राष्ट्रपति गयुम ने भारत से मदद मांगी थी। वहाँ के लोगों ने भारतीय सेना को बुलाया था, लेकिन जो लोग आज आग्रह कर रहे हैं वो विपक्ष में हैं और उनमें से कुछ को देश से बाहर निकाला जा चुका है। वहाँ की सरकार या राष्ट्रपति भारत सरकार से मदद नहीं मांग रही है। अगर अब भारत मालदीव पर सैन्य कार्रवाई करता है तो ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर पड़ सकती है, क्योंकि भारत कभी भी दूसरे देश के हालात पर बिना बुलाए दखल नहीं देता है। लेकिन अगर फैसला होता है और भारत वहाँ सेना भेजता है तो उसके क्या खतरा हो सकते हैं, अब जानिए। पहली चुनौती यह है कि मालदीव का भी अपना सेना होगी, छोटी मोटी हो लेकिन होगी। दूसरी बात यह कि मालदीव सरकार भारतीय सेना को नहीं बुला रही है, इसलिए मालदीव की सेना के साथ भारतीय सेना का लड़ाई होना तय है। अगर उस लड़ाई में एक भी भारतीय सेना शहीद होता है तो सरकार को देश में आलोचना का सामना करना पड़ेगा और ये एक तरह से सामरिक दलदल में फंसने जैसा होगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से भारत को मालदीव में सेना नहीं भेजना चाहिए। अगर 23 सितंबर यानी कि इस संडे को मालदीव में हो रही इलेक्शन में धांधली होती है तो भारत को अमेरिका की मदद से मालदीव पर दबाव डालना चाहिए। दोस्तों, अब आप बताइए क्या भारतीय सेना को मालदीव भेजना चाहिए या नहीं? दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। और अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो को भी मिस न कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।